नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अनुराग पाठक द्वारा आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के ऊपर लिखा उपन्यास सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आईपीएस मनोज कुमार शर्मा का जन्म जो है मुरैना जिले के जोरा तहसील के बिलगांव में हुआ था। मनोज स्कूली दिनों में पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मनोज की 9वीं क्लास में थर्ड डिवीजन, 10वीं क्लास में थर्ड डिवीजन, 11वीं क्लास में भी थर्ड डिवीजन और 12वीं क्लास में मनोज हिंदी विषय को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो जाते हैं। इसके बावजूद भी मनोज ने जो है हिम्मत नहीं हारी और देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर मनोज 121वीं रैंक के साथ आईपीएस बनते हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के इस उपन्यास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भूमिका। विकास दिव्यकीर्ति सर, जो कि दृष्टि आईएएस को चलाते हैं, उनका कहना है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैं हर साल जोश से भरे हजारों युवकों और युवतियों से रूबरू होता हूँ। इनमें से कुछ सफल होते हैं और राष्ट्र सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, पर कुछ मन को छूकर निकलते हैं, इतने करीब से कि आप चाहकर भी इन्हें भुला नहीं सकते। ऐसे ही दो प्रतियोगी, मनोज और श्रद्धा की कहानी इस उपन्यास की प्रेरणा बनी है। जब कभी आंख बंद करके इन दोनों की कहानी याद करता हूँ तो दुनिया पर भरोसा बढ़ जाता है। कहने वाले लाख कहते रहे कि आजकल दुनिया में प्यार और ईमानदारी का अकाल पड़ा हुआ है, या यह कि आज की दुनिया धोखाधड़ी और बेईमानी पर टिकी है। पर मुझे दुनिया की अच्छाई पर भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ उदाहरण काफी लगते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि कुछ स्मृतियां साझा करना चाहता हूँ। पहली स्मृति, एक रात करीब 12 बजे घर की घंटी बजी। यह बात साल 2005 के सितंबर या अक्टूबर की है। उस समय तक मनोज भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस बन चुके थे। वह ट्रेनिंग पर मसूरी में थे। घंटी बजने पर हम चौंक गए और मन में उठ रही तमाम आशंकाएं दबाकर दरवाजा खोला। सामने मनोज को खड़ा देखा। मिलते ही उसने पैर छुए और 500 रुपये का नोट पैर पर रख दिया। बोला, आज नौकरी का पहला वेतन मिला है। मुझसे रुका नहीं गया। मन हुआ कि आपके पास पहुंचूं और यह खुशी आपके साथ बांटूं। थोड़ी देर बैठकर वह मसूरी लौट गया ताकि सुबह ट्रेनिंग शुरू होने के पहले ही पहुंच जाए। हम अवाक थे। सैकड़ों सफल विद्यार्थियों से गहरा परिचय रहा था, पर ऐसे जज्बातों की उम्मीद कभी नहीं की थी। वह 500 का नोट आज भी सुरक्षित रखा है। नोटबंदी भी उसे हमारी दुनिया से बेदखल नहीं कर सकी। मन- विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि दूसरी स्मृति चित्र है, मनोज ट्रेनिंग पूरी करके महाराष्ट्र के एक जिले में तैनात हैं। श्रद्धा भी भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस में शामिल हो चुकी थी। एक दिन अचानक मनोज का फोन आया। बोला, सर, छोटी बहन की शादी करनी है और पैसों की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या आप कुछ महीनों के लिए 50,000 रुपये उधार दे सकते हैं? मैं हर महीने 5,000, 10,000 करके आपको लौटा दूंगा। मैं फिर आश्चर्यचकित था। विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं, पहली बार सुन रहा था कि आईपीएस पति और आईआरएस पत्नी मिलकर भी इतने से धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर युवा को इस उपन्यास से गुजरना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे यूपीएससी में सफलता के गुर सीखें, या यह समझ सके कि स्कूल के दिनों में पढ़ाई के प्रति घोर लापरवाह रहने और फेल हो जाने के बावजूद कोई जुझारू व जिद्दी इंसान कैसे देश की शानदार नौकरी का स्वप्न देख सकता है। यह किताब इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें जिंदगी को समझने, जीने और निभाने की कला समझ आए। मेरा दावा है कि इस उपन्यास को ठीक से पढ़ लेने के बाद आप ठीक वही इंसान नहीं रहेंगे जो इसे पढ़ने के पहले थे। आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ बुरा था जो पिघल गया, कुछ अच्छा था जो मजबूत हुआ, और अब आप जिंदगी के प्रति पहले से कुछ ज्यादा सहज और आशावान हो गए हैं। अनुराग, इस पुस्तक का लेखक, विद्यार्थी जीवन से ही मुझसे जुड़ा रहा है। व्हाट्सएप पर क्रांति के बाद यह उसकी दूसरी कृति है और निसंदेह उसका लेखन बहुत कम समय में काफी परिपक्व हुआ है। मैं इस पुस्तक के लाखों भावी पाठकों की ओर से उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उसने इस कहानी को बेहतरीन अंदाजे बयां के साथ उनके सामने रखा, वरना दुनिया में ऐसी कई शानदार चीजें हैं जो हमारी नजरों से ओझल रहकर खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, मैं उपन्यास का पहला पन्ना पढ़ने जा रहा हूँ। आप देखिए कि किस तरह एक 12th फेल छात्र मनोज आईपीएस बनता है।
मार्च की एक सुबह थी। घर की छत पर सो रहे मनोज के चेहरे पर धूप पड़ने लगी थी। कुछ देर करवट बदलने के बाद वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज 12th का पेपर गणित का ही है। लेकिन उसे सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वो छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज पहुंच गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, हमारो मोड़ा बिल्कुल ना पड़त, एक मनोज है, रात भर छत पे लालटेन से पड़त रहे तो। अपनी तारीफ सुनने का उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसने व्यर्थ हाथ में पकड़ी किताबें किनारे रखकर गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल दिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमैक्स के कुछ पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थी। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से पानी खींचने में कष्ट हो रहा था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर जो उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार स्वरूप मनोज को उस महिला ने आशीर्वाद दिया, लल्ला तू फर्स्ट से पास होएगो। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक की गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही वह बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू किया। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा। पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में होशियार है, उसके मन में पढ़ने की ललक है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ साथ चलते हुए उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे जिले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार जिले में फर्स्ट आएगा। यह कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की ठीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जोरा तहसील के से सटे बिलग्राम में 3 दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात से था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर वापस छोड़कर आया तो उनकी उसकी माँ जो है दरवाजे पर दो महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर माँ ने कह दिया, रुक जा, आती हूँ। परीक्षा का समय हो रहा था, इसलिए मनोज तैयार होकर परीक्षा के लिए निकल गया। बेटे को जाते देख माँ देहरी पर बैठे बैठे चिंतित होकर बोली, रुक जा मोड़ा, रजनी ने रोटी ना बनाई का, खाली पेट पेपर देवे मत जा। माँ ने जो है रोटी बनाने का काम 15 वर्ष की जो है बेटी जो है रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था। लेकिन मनोज की भूख प्यास जो है आज मर चुकी थी। मनोज ने माँ की चिंता को जो है अनसुना कर दिया और गणित की गाइड हाथ में लिए बिना कुछ कहे जो है आगे बढ़ गया। यह गांव तहसील को जो है जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जोरा और जोरा से मुरैना आने वाली बसें इस गांव से गुजरती थी। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा देना, तुम्हारा ही सहारा है। हनुमान जी से गणित में पास कराने की प्रार्थना करके जब वो पुलिया पर आया तो वहां विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण पहले से बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे लड़कों में से एक ने मुंह में भरी तंबाकू को थूकते हुए पूछा, पंडित जी, क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो जोरा? पंडित जी विष्णु की को जो परीक्षा दिलाने जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। वो नाराजगी के स्वर में बोले, ना, तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा है, ना किताब पढ़ी है। तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है? इतना कहकर उन्होंने अपनी नजर घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहां से बस आने वाली थी। लेकिन हार मानना इस गांव में किसी ने जो है नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के जो है पंडित जी द्वारा किए गए अपमान से तिलमिला गए। उन्होंने कहा, पढ़ के ना थानेदार हो को, मास्टर बन के ऐसे ही स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के पार बने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने जो है लड़कों से कहा, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मजा ही आ जाए, पर उसके लिए जो है 12th पास करना जरूरी है। मनोज, तुम कैसे करोगे? सुना है इस साल एसडीएम नकल नहीं होने देगा। पुलिया पर बैठे दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने के पहले ही इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया कि इस तरह से नकल बंद नहीं हो सकती।
पिछले कई सालों से विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जूरा में जो है नकल होती आई है। इस नकल के भरोसे जो है तो उसने जो है 12th पास करने की उम्मीद की है। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से ही पास की थी। तभी धड़-धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया। टेम्पो की आवाज़ सुनकर जो है मनोज अपने विचारों से बाहर आया। मनोज को का दोस्त बल्ले जो है टेम्पो चला रहा था। मनोज, विष्णु और पंडित कालीचरण के साथ जो है टेम्पो में बैठ गया। टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां पहले से भरी हुई थी। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले का 3 सवारियां अपने टेम्पो पर बिठाना जो है अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज में कहा, क्यों रे, कितनी सवारी बिठाओगे रे? 3 सवारी एक्स्ट्रा बिठा लिए हैं। उतार उतारे बिना। वे मेरी सवारी है। पिछले कुछ महीनों से इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे और बस कंडक्टर को जो है इन ऑपरेटरों को जो है इस बढ़ती प्रतियोगिता से जो है आर्थिक नुकसान हो रहा था। इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष बढ़ने लगे थे। तुम काम कर अपना, जे मेरो गांव है, बस ना चल पावेगी तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया। लेकिन बालाजी बस का जो मालिक धन और राजनीति से जो है ताकतवर था। आरटीओ और थानेदार आर्थिक लाभ के बदले जो है उसे संरक्षण देते थे। इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना जो है अपना विशेषाधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग जो है टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था। और दुश्मन का पलड़ा जो है भारी होता देख बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले गिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को जो है घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया, लेकिन वह बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को भविष्य की चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा, सड़क पे टेम्पो चलाओ, भुला देंगे, होश में रहिए। बल्ले भी कम नहीं था। उसने जो है इस चेतावनी का जवाब ऊंची आवाज में दिया, गांव में से बस ना निकाल पाओगे, ध्यान रखियो। इतना कहकर बल्ले ने जो है टेम्पो का गियर डाला और टेम्पो धड़ धड़ करता हो चूरा की ओर बढ़ गया। स्कूल के गेट के पास टेम्पो से उतरकर मनोज और विष्णु जो है स्कूल चले गए और पंडित कालीचरण जो है अपने बेटे को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर जो है अपने किसी रिश्तेदार के घर की ओर रवाना हो गए। स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह ने जो है बहुत मेहनत के बाद जो है 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर जो है अपने स्कूल में कराया था। अपने स्कूल में सेंटर होने के से जो है वो खुलेआम नकल कराने का जो वादा विद्यार्थियों से जो कर चुके थे। गणित, अंग्रेजी और साइंस के पेपर में इस एरिया के अधिकांश विद्यार्थी जो अपने बलबूते पास नहीं हो पाते थे। इसलिए नकल से पास होने की जो है उम्मीद में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भई आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक नरेंद्र सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद भरी नजरों से इन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए जो असुविधा का काम था। इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगाकर नीचे टाट पट्टियां बिछाई गई थी, जिस पर परीक्षार्थी बैठ गए थे। घंटी बज गई, पेपर बट गए। पेपर को एक दो बार अनजानी निगाहों से देखने के बाद मनोज ने पेपर जमीन पर रख दिया और गणित के सर दुबे जी का जो है इंतजार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना जो है, फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत और योग्यता का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर हलचल होनी शुरू होगी। एक सफेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के जो है कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा जो है की जाती है। इससे क्या घबराना। और जब पुलिस के सिपाहियों ने उनकी उम्मीद के विपरीत लड़कों के गाइड, नकल की पर्चियां आदि लेकर जो है एक बोरे में भरना शुरू किया, तो उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। उन्होंने घबराहट में बीड़ी सुलगा दी और ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ करके भागते हुए स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी और उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे पर विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा। लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ, तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में जो है खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, जैतू एसडीएम दुष्यंत सिंह है। दुष्यंत सिंह ने नरेंद्र सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को जो है आश्चर्य हो रहा था।
एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जोरा थाने का जो थानेदार कुशवाहा भी जो अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। नकल के इंतजार में बैठे लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। नरेंद्र सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एसडीएम ने बिगाड़ कैसे दी। नरेंद्र सिंह ने स्कूल शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर को फोन लगाकर एसडीएम की करतूत कह सुनाई। ज्वाइंट डायरेक्टर जो है एसडीएम की कार्यप्रणाली से पहले से परिचित था। उसने कहा, दुष्यंत सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को उजाड़ने में मजा आता है। जोरा के बुरे दिन आ गए थे। मैदान उजड़ गया, विद्यार्थी चले गए, कापियां कापियां जो है खाली छूट गई। पर जुझारू मनोज ने अपनी कापी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कापी भरने से ही जो है पास हुआ जा सकता है। इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों की कोई उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर जो है उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर चाहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर जो है सवाल को जो है सही मान सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से जो है पढ़ाई नहीं कर सका, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह हमेशा उनका एहसान मानेगा। यह मनोज ने अपनी कॉपी के अंतिम पन्ने में जो है लिख दिया था। मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव के क्रिकेट खेलने वाले लड़के जमा हो गए। मनोज भी इस टीम का जो अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को रोकने में माहिर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से भी रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों से कहा, आज जोरा में टूर्नामेंट है, 100 रुपये एंट्री फीस है। 10 रुपए की बॉल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपए देने हैं। मनोज जानता था कि उसके लिए 10 रुपए जुटाना इतना आसान नहीं है। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडोरी से आए थे। तब माँ को जो है 10,000 रुपए देकर गए थे। 7 महीने में सब रुपये जो है खर्च हो गए। तब से न पापा आए हैं, न ही उन्होंने जो है तनख्वाह भेजी है। मम्मी अब उधार मांगकर जो है घर चला रही है। इसी भरोसे पर चल रहा है कि पापा के आने के बाद जो सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे में बात कर रही थी। छोटा भाई कमलेश घर में नहीं है। या तो वह सड़क किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहीं जोरा निकल गया होगा। निरुद्देश से आवारा घूमना ही उसका शौक है। मम्मी की बैठक खत्म हो गई थी। उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। मनोज ने पूछा, मम्मी 10 रुपया दे रही है क्या? मैच खेलबे जानो है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझ पे ना है पैसा। तेरा बाप ने तो 7 महीना से मुंह ना दिखाओ। मैं उधार मांग के घर चला रही हूँ। मनोज को लगने लगा कि उसका खेलना अब मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते ही उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफेद मटमैले मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए टीम के पास पहुंच गया। जोरा के मंडी मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था, जिसमें 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थी। 12 लोगों की टीम में मनोज को जो है छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसलिए उसे जो है आज खेलने का मौका नहीं मिला। टीम में जगह न बना पाने के कारण जो है उदास मनोज टेंट के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। कमेंट्री की बागडोर जोरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करना शुरू की। हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। मैच शुरू हो रहा है। मैच का मजा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। ए लाल शर्ट, पिच पे मती चले। काली शर्ट, वो गाय घुस रही है, मैदान में जल्दी हटा। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए वे बाद में आएंगे। कमेंटर ने जो है घोषणा की। 10 ओवर के मैच के बाद बिलग्राम ने जीता और 10 ओवर के मैच में टॉस जो है बिलग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी कैलारस की टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 112 रन बना दिए। बिलग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर चौके जड़ दिए। तभी टेंट में कुछ हलचल हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह की से जो है घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आज आ चुके हैं, मैच रोक दो। एसडीएम दुष्यंत सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा, देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को जो है माला पहनाए। दुष्यंत सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने
इसी उद्देश्य के लिए जो है पास रखी माला उनके गले में डाल दी। दुष्यंत सिंह ने कहा, अरे भाई मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब हो रहा है। मुख्य अत्यंत अतिथि जो है दुष्यंत सिंह कस्बे के इस मैच को जो है गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज उन्हें नजदीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन उनकी नकल रोकने की कार्यवाही से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने जो है खड़े होकर उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर उसके अभिवादन का उत्तर दिया। मैच फिर शुरू हुआ। उत्साहित पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफी की दो लाइन गा दी। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दुष्यंत सिंह को खेल के बीच गाना सुनने से व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो? पप्पू सिंह ने आदेश का जो है पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिलग्राम के 2 विकेट गिर गए। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वो जल्दी में थे और आउट हो गए। इस तरह की कमेंट्री सुनकर दुष्यंत सिंह के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिलग्राम के 55 रन में जो 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर जो अभी भी खेल रहा था, और दूसरी तरफ से जो है विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरे शहर पर अगर मनोज होता तो वह विकेट को पक्का बचा लेता और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी। लेकिन 10 रुपए के अभाव में उसके गांव की टीम आज हार रही थी। वह इसी मानसिक जहो जहोजहत में जो है था तभी अचानक जो है पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और बहुत देर से रोकी हुई पेशाब को जो है वो करने चला गया। मनोज ने माइक पर जो अपने मन में चल रही उथल-पुथल को शब्द देने शुरू कर दिए। इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति और उनके लिए जो है अब परेशानी का सबक बन रही है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिरने शुरू हो रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो दूसरे सिरे पर जो है विकेट रोककर जो है खेल सके। पर बिलग्राम की टीम में रुककर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं है। मनोज की कमेंट्री को सुनकर जो है सभी लोग प्रसन्न हुए। अब कमेंट्री का अंदाज पूरी तरह जो है बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विश्लेषक परख हो रही थी। दुष्यंत सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री पर गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी दुष्यंत सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज के मैच न खेलने का दुख एसडीएम की इस तारीफ से खत्म हो गया। उसने मैच खत्म होने तक उत्साह से कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी बात कही। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर जो है ताली बजाने लगे। उसने जो है अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सम्मान जोरा में बचा लिया। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, शाबाश, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिलग्राम की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। अपनी तारीफ के लिए हमेशा लालियत रहने वाले मनोज को जो है दुष्यंत सिंह ने जो है आज भरपूर तारीफ की थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा गया था। मनोज के पिता रामवीर शर्मा को गांव आए 1 महीना हो चुका था। वेतन के रुके पैसे जो है मम्मी को मिल चुके थे और मम्मी ने जिन लोगों से उधार लिया था उनका उधार भी चुकता कर दिया था। लेकिन वो पापा की आदत जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों घर नहीं लौटते। अब घर आए हुए भी उन्हें 1 महीना हो गया है, पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे। क्या राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर तैनात व्यक्ति को इतनी छुट्टी मिलती है कि एक एक महीने जो है नौकरी पर न जाए? मम्मी ने एक दिन पिता से ऊंची आवाज में पूछ लिया, अब नौकरी पर कब जाओगे? पिता को नौकरी करने के अपने अंदाज पर किसी के हस्तक्षेप जो है पसंद नहीं था। उन्होंने उसी उसी जो है ऊंचाई के स्वर में जवाब दिया, तू काम कर अपना, तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं? तेरे खानदान में कौन ने करी नौकरी? गवार, अनपढ़। मम्मी अपने खानदान पर पिता के कटाक्ष से जो है तिलमिला गई। मेरे खानदान में तो नौकरी ना करी, पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो मैं जानती हूँ। साल साल जो है गायब रहते हो, यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हमें? लेकिन पिता की इस तरह की खरी कोठी से जो है डिगने वाले इंसान जो है नहीं थे। वे मम्मी की तरफ ध्यान दिए बिना जो सरकारी कागजों को पढ़ते रहे। तभी उनका भाई श्याम सुंदर आ गया। श्याम सुंदर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई रामवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब, मनोज फेल है गयो।
उसे उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन वो अपने भाई की इस सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने जो है अपने सामने पहले कागज समेट कर जो पतंग पलंग के नीचे जो है रखे संदूक में जमाए और उठकर जाने लगे। पिता के इस प्लान को देखकर जो है श्याम सुंदर ने अपनी खबर को और अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कोशिश की। हिंदी छोड़ सब विषय में फेल है गयो। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की नहीं बल्कि किसी अनजान व्यक्ति की जो है खबर सुनाई जा रही है। सुख दुख क्रोध विषाद से परे उनका चेहरा जो है पहले की तरह जड़ बना रहा। फेल पास यश अपयश उन्नति अवनति हानि लाभ से जो है उनका जो है व्यक्तित्व परे था। उन्होंने श्याम सुंदर को जो है अनसुना कर बक्से में छोटा सा ताला लगाया, उसे उस ताले को जो है एक दो बार हिलाकर देखा और बक्से को पलंग के नीचे सरकाकर बाहर चल जाने लगे। श्याम सुंदर मनोज के फेल होने जैसे रोचक विषय पर शायद लंबी चर्चा चाह रहा था, लेकिन इसलिए उसने जो है फिर से कोशिश की। गणित फिजिक्स केमिस्ट्री में 10 नंबर भी ना छू पाए। अंग्रेजी में 50 में से 12 नंबर आए हैं। मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र की जो है इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अनसुना कर दिया। पिता को चुप देखकर माँ ने बोलना शुरू किया, मोड़ा फेल है गयो और इनके कान पे जू न रेंगती। पिता ने जब यह उल्हाना सुना तो वह सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने दो तीन लंबे कस खींचे और श्याम सुंदर के चेहरे की ओर देखा। श्याम सुंदर ने अपने बड़े भाई को उनके कर्तव्य याद दिलाने शुरू किए। मैंने तो पहले ही कहा था मनोज को अपने साथ ले जाओ। साथ रहेगो तो कछु पढ़ लेगो, गांव में तो आवारागर्दी ही करेगो। है गयो फेल। मनोज 8वीं क्लास तक पिता के साथ ही रहा था। रायपुर, गरियाबंद और फरसाबाद में पूरा परिवार साथ रहा था, लेकिन 4 साल से मनोज, कमलेश, छोटी बहन रजनी और मम्मी को गांव में ही रहना पड़ रहा है। पिता उन्हें अपने साथ डिंडोरी नहीं ले गए। मनोज ने पढ़ाई के लिए जो सबसे जरूरी 4 साल गांव में रहकर बर्बाद कर दिए। कमलेश को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, उसने तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। रजनी तो लड़की थी, पिता की नज़र में उसे पढ़ाई की कोई जरूरत ही नहीं थी। पिता को अब श्याम सुंदर के जो है इस तरह की तरफ जो है डिस्कशन में जो है बिल्कुल रुचि नहीं थी। उन्होंने जो है पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट की राख झाड़ी और भारी आवाज में निष्कर्ष वाक्य बोला, अगले साल पास हो जाएगा। इतना कहकर वह लापरवाही और झूमती हुई चाल से सीढ़ियों से उतरने लगे। उतरते उतरते उन्होंने मम्मी से कहा, 10 बज गए, नाश्ता कब बनवाएगी? भूख से मारबे को विचार है का? मनोज को जब पता चला कि वह हिंदी को छोड़कर सभी विषय में फेल हो गया तो वह दुखी होकर पुलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर में बैठा काफी देर तक आंसू बहाता रहा। हिंदी के पेपर में उसे 100 में से जो है 62 नंबर मिले थे। हिंदी सरल होने के अलावा उसकी रुचि का विषय भी था। उसे उपन्यास, कविता और कहानियां पढ़ने का जो है शौक था, लेकिन हिंदी अकेले उसका बेड़ा पार नहीं लगा सकती थी। अंग्रेजी ने भी जो है उसको धोखा दिया था। माई बेस्ट फ्रेंड पर जो है ऐसे लिखते समय जो है केवल पहली लाइन उसने ठीक लिखी थी, माई बेस्ट फ्रेंड इज राजेश। इसके बाद उसे गलत स्पेलिंग और टेंस का सहारा लेना पड़ा। वह 2-3 लाइन के आगे नहीं लिख पाया था। मंदिर के बाहर निकलकर वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। दुखी मनोज को राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा, अब तो दिन भर है गयो, कब तक मुंह लटकाए रहेगो। विष्णु फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया था। उसे अपने पास होने की खुशी थी, पर मनोज को सांत्वना देना भी उसकी मजबूरी थी। उसने मनोज से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि पढ़ ले, नकल को भरोसा ना है। मनोज ने विष्णु की समझाइश का उत्तर देते हुए कहा, मोई समझ ही ना आते गणित के सवाल, कैसे पढ़ लूं? तीनों मित्र बातें करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी। बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा, ए लल्ला तू आ गयो, नेकू बाल्टी खींची दे। मनोज के द्वारा बाल्टी खींचने के बाद आदत के अनुसार जो बूढ़ी महिला ने अपना रटा रटाया आशीर्वाद उसे दे दिया। लल्ला तू फर्स्ट ते पास होएगो। मनोज ने जो है आशीर्वाद सुना तो निराश फीकी हंसी उसके होठों पर आ गई। पास खड़े चाचा श्याम सुंदर ने भी गुड़िया का आशीर्वाद सुन लिया। उनसे जो है नहीं रहा गया। उन्होंने आसपास खड़े लोगों को सुनाते हुए तेज आवाज में बोलना शुरू किया, अरे ताई अब का फर्स्ट आवेगो, मनोज तो पास ना हो पायो, फर्स्ट की तो बात दूर। मनोज अपने इस सार्वजनिक अपमान से जो है आहत हो गया, लेकिन राकेश के दिमाग में बहुत देर से एक बात रुकी हुई थी। उसने कहा, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में अब कछु ना धरो, बीए एमए चप्पल चटका रहे हैं, तू को काम धंधो शुरू कर दे। मनोज को राकेश का विचार अच्छा तो लगा, पर वह अपने घर की आर्थिक स्थिति जानता था। राकेश धंधे के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे?
भविष्य के प्रति निराश और अनिश्चित मनोज अपने घर पहुंच गया। उसका छोटा भाई कमलेश सुबह से गायब था। माँ अपने छोटे बेटे के इस तरह गायब होने से परेशान थी। माँ ने पिता से अपनी चिंता व्यक्त की तो उन्होंने कहा, सवेरे आ जाएगा, परेशान ना हो, रोटी बना। इतना कहकर पिता निश्चित भाव से छत पर टहलने चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे कमलेश आ गया। वह अपने किसी दोस्त के यहाँ जोरा चला गया था। कमलेश जोरा से खाली हाथ लौटकर नहीं आया था, बल्कि विचारों की नई रोशनी लाया था। वह परिवार को पटरी पर लाने की एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। बल्ले, न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहे हो, इसलिए अपनो पुरानो टेम्पो बेच रहो है 40,000 में। महीना के 8-10 हजार कहूँ ना जाए, मैं चला लेंगो। मनोज जानता था कि 12th फेल हो जाने के बाद उसे अब कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती। उसे अब किसी काम धंधे के बारे में ही सोचना चाहिए। इसलिए उसे कमलेश की यह योजना जो है उपयोगी लगी। उसके उसके आसपास के सभी लड़के यही सब काम तो कर रहे हैं। कहीं कोई टेम्पो चला रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, जिसके पास कुछ पैसा अधिक है उसने जोरा में किराने की दुकान खोल रखी थी। एसटीडी का चलन बढ़ रहा था तो किसी ने एसटीडी बूथ डाल दिया और जिनके पास जमीन थी वे खेती कर रहे हैं। मनोज के पिता और चाचा दोनों के पास खेती के नाम पर केवल 3 बीघा जमीन ही थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता था। इसलिए धंधे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने बहाना बनाया, टेम्पो चला के घर की इज्जत बिगाड़ोगे, पढ़ो लिखो परिवार है हमारो। पिता का इनकार सुनकर जो है दोनों बेटे चुप हो गए, पर माँ ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया था। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी। घर घर जाके उधार मांगती हूँ, तब इज्जत ना जावते। मोड़ा मेहनत करके कछु करबो चाह रहे हैं तो जय मदद करबे की जगह टांग अड़ा रहे हैं। माँ का उल्लाहना सुनकर पिता ने जो है मौन साध लिया। अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में गई तो उसने देखा कि पिता बैग में कपड़े जमा रहे हैं। पिता को कपड़े जमाते देख वह ठगी रह गई। उसे लग रहा था कि वह पिता को टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता जो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए थे, उन्होंने अचानक वापसी की तैयारी कर ली। पिता ने, बहुत काम पेंडिंग है ऑफिस में, मैं अब निकल तो, जल्दी रोटी बना, खा के जाऊंगा। माँ को पिता पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना उसे उचित नहीं लगा। पिता नौकरी पर जाते पर चले गए। ऐसा लग रहा था कि पिता के जाने के साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर जो विराम लग गया। लेकिन कमलेश ने अगली सुबह फिर से जिद करके जो है माँ से कहा, माँ, बाप तो तेयो एन मौका पे जो है भज गयो, अब मोह से का चाहत, मैं कहाँ से 40,000 रुपया ले आऊं। बहुत देर चर्चा होने के बाद निष्कर्ष निकला। माँ बोली, 10,000 तो मोह पे रखे हैं, 30,000 पंडित कालीचरण से जो है उधार ले मिल जाएंगे, जेवर रखे हैं गिरवी रख देंगे। 40,000 में बल्ले का सेकेंड हैंड टेम्पो आ गया। उम्मीद और आत्मविश्वास से भर गया पूरा परिवार। कमलेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जो है कंडक्टर मनोज को मिली। मनोज ने सवारियों को आकर्षित करने के लिए आवाज लगाना शुरू किया, छैरा, भर्रा, बागचीनी, मुरैना। थोड़ी देर में मुरैना की 5 सवारियां मिल गई। टेम्पो सवारियां लिए मुरैना की ओर बढ़ गया। व्यवसाय की शुरुआत अच्छी रही। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दे दिए। माँ दोनों बच्चों के इस तरह पैसे कमाकर लाने के कारण भावुक होगी। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया। बाल धूल से सन गए थे, शर्ट मटमैली हो गई थी, होंठ पपड़ा गए। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसे गले लगा लिया। उसने कहा, चिंता काय कर रही है, अब तेरा मोड़ा कमाने लग गए हैं। लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज शाम को 200-250 रुपये दोनों बेटे कमाकर लाते रहे। माँ को लगा, यदि इसी तरह टेम्पो चलता रहा तो जल्दी ही उधार के पैसे भी जो चुकते कर दिए जाएंगे। फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण जो है उसे अपने बच्चों से उम्मीद होने लगी थी कि उनकी मेहनत से यह घर फिर से संभल जाएगा। आज टेम्पो जैसे ही बागचीनी चौराहे पर पहुंचा, वहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दिया। मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोका है, कागज तो पूरे हैं ना टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाकर पूछो। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर दो 200 मीटर दूर के किनारे बने जो है बागचीनी थाने में ले जाकर रख दिया। मनोज और कमलेश
जो है टेम्पो के पीछे जो है दौड़ लगा रहे थे, तभी पास से जो है बालाजी बस सर्विस की बस निकली। उसका कंडक्टर दरवाजे से अपना सर निकालकर जोर से चिल्लाया, काय रे, कही थी ना, जा रोड पे टेम्पो चलावो, भुला देंगो, अब चला टेम्पो। यह वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वह टेम्पो को पहचान गया था। मनोज ने जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ गया कि वे लोग बस ऑपरेटरों के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था। मनोज ने जो है डरते हुए थानेदार से कहा, सर मेरे टेम्पो के सारे कागज सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दिया है। थानेदार ने दीवान को आदेश दिया, दीवान जी बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल के युवक के साथ वापस आया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस का मुखबिर था। थानेदार ने जो है दिनेश से पूछा, बता दिनेश, क्या फरियाद लेकर आया है? दिनेश ने जो है जैसे रटा हुआ वाक्य बोलना शुरू कर दिया, मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से जो है इसके टेम्पो ने टक्कर मार दी। मेरा दोस्त जो है जमीन पर गिरकर जो है बेहोश हो गया। उसको बागचीनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है भर्ती करके आपके पास जो है आया हूँ। थानेदार ने जो है मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने, एक तो सड़क पर जो है एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जो है जबान भी चलाता है। मनोज जो है रुआसा होते हुए बोला, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमने जो है किसी का एक्सीडेंट नहीं किया। थानेदार अब अपने जो है असली रूप में आ चुका था। चुप साले, बंद करो दोनों को अंदर, जेल में सड़ोगे तब पता चलेगा कि एक्सीडेंट किया है कि नहीं। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने जो है अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और कमलेश के पैरों तले जो है जमीन खिसक गई। दोनों के आंसू बहने लगे, पर थानेदार नहीं पसीजा। दोनों को दीवान ने जो है लॉकअप में बंद कर दिया। दोनों को का जो है रो रो कर जो है बुरा हाल हो रहा था। वे डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। 2 घंटे बाद जो है दीवान ने उनसे कहा, तुम दोनों को जो है रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहम दिल हैं, अब जाओ, लेकिन अब यह टेम्पो तो कोर्ट से ही मिलेगा। कोर्ट से छूटने के इंतजार में कई टेम्पो थाने के बाहर खड़े कबाड़ में तब्दील हो रहे थे। दोनों समझ गए कि अब कोर्ट से छूटने का मतलब है कि उनका टेम्पो भी यहाँ खड़े खड़े जो है कबाड़ हो जाएगा। थाने से छूटने के बाद दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों का पुलिस से यह पहला सामना था। उसके उनके लिए जो थाना रक्षक नहीं भक्षक बना था। रात हो गई थी, इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंच गए। निराश दुखी टूटे हुए पराजित से आंखें आंसू से अब भी भरी हुई थी। माँ को देखकर मनोज जो है फूट फूट कर रो पड़ा। घटना सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। घर को जो है पटरी पर लाने की उम्मीद जो कुछ दिनों से बन रही थी, अचानक जो है चकनाचूर हो गई। पर माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जो है मनोज को दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर। रात भर मनोज जो है छत पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आई, जागता रहा वह सारी रात। रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। कल की बेबसी ने जो आंसू बहाए थे वह सूख चुके थे। जिन सपनों को लेकर नया व्यवसाय शुरू किया गया था, वह सपना टूट गया था। पिछले 1 महीने में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को जो है संभालने की जो कोशिश की जा रही थी, पर अचानक सब बिखर गया। मनोज चाहता था कि कोई उसके जो है मन में धुमड़ रहे तूफान को थमा ले। वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। उसने फिर बिना भूमिका के अपने मन के क्रोध को जो है राकेश से कहना शुरू किया, जो लोग मेहनत करके ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, उनको ही पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है। पुलिस ऐसा सलूक करती है जैसे हम चोर लुटेरे हों। जिसके पास 5-5 बसें हैं, पैसा है, क्या सड़क उनके बाप की है? गरीब अपना टेम्पो न चलाए। इतना कहकर मनोज ने राकेश को जो है कल की पूरी कहानी सुनाई। राकेश ने जो मनोज को अधिक गंभीर होते देखा तो माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगा। कोई नई बात बता, जय तो सब जानते हैं, आज तेरे साथ घटना घट गई तो तू परेशान है रोज यही लड़ाई झगड़ा है रहे हैं, गरीब ऐसे ही पिस रहे है। मनोज के मन का विद्रोह और भड़क गया, पर यह तो गलत है ना, जो ईमानदारी से मेहनत से अपना काम कर रहा है उसे क्यों सताया जाता है। राकेश के जीवन का व्यवहारिक ज्ञान सपाट तरीके से मनोज को देने की कोशिश की। मनोज इसीलिए आदमी जो है मेहनत कर तो अपने मोड़िए ने बढ़ाओ तो नेता पुलिस से जो दोस्ती कर तो तुम्हारे पास पैसा होते तो थानेदार के मुंह पे मारते, तुम्हें नेता विधायक कलेक्टर एसपी जानते तो वे थानेदार से तुम्हारी सिफारिश कर देते। पर तुम हो थन गोपाल, कोई न जानतो तुम्हें, न
न तुम जानते काहू को। मनोज को यह कड़वी बात पसंद नहीं आई। मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं कि झूठे केस न बनाए, गरीबों पर अत्याचार न करे। वह नियम और सिद्धांत की बात ही पकड़े हुए था। लेकिन राकेश ने जो है कठोर सच्चाई उसके सामने रख दी। जैसे तेरे जैसे लोग जो है गाड़ीबाजी ना कर सकत, सवारी बिठाने के चक्कर में गोली भी चल सकती है। पिछले महीने जोरा पुलिया पे चली ना हथी गोली, एक टेम्पो वाले की जांग में जो है गोली चली थी। तू रहन दे, लड़ाई झगड़ा पुलिस कचहरी सड़क पे मारपीट जे तेई बस के ना है। मनोज कल से जो है जिस घटना के कारण जो है इतना परेशान था, उस घटना को राकेश ने बहुत ही चलताऊ और रोजमर्रा की घटना मान लिया था। पर थानेदार की शक्ल जो है याद करके मनोज को जो है रह रहकर जो है क्रोध आ रहा था। पर मैं उस थानेदार को भूल नहीं सकता। राकेश भी जो है अपने सिद्धांत पर डटा रहा। तो ना भूल, सब थानेदार ऐसे ही होते हैं, राजा हरिश्चंद्र ना होत। कुछ अच्छे भी होंगे जो सही काम करते होंगे, झूठे केस नहीं बनाते होंगे, कानून के रक्षक होंगे। मनोज के मन में जो है ने जो है कल्पना की। मनोज की व्यथा जो है अंधकार में प्रकाश की खोज कर रही थी। कहीं से जो है वो आश्वासन चल चाहता था कि न्याय की पक्षधरता अभी जिंदा है। पर राकेश उसे यह तसल्ली किसी तरह देने को तैयार न था। अच्छे थानेदार मैंने तो ना सुने, पर मैंने सुनो है कि एसडीएम दुष्यंत सिंह गरीबन की सुनतो है, ईमानदारी से काम करतो है, बड़ी तारीफ सुनी है। तू तो जो है एसडीएम दुष्यंत सिंह से जो है मिल चुका है, हो सकता है टेम्पो छूट जाए। मनोज को जो है राकेश की यह सलाह जो है पसंद आई और दुष्यंत सिंह के नाम से उसे उम्मीद दिखने लगी। जोरा तहसील कार्यालय में भीड़ बढ़ने लगी थी। मनोज और कमलेश अपने टेम्पो छुड़वाने के लिए जो एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिलने तहसील पहुंच गए। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह टेम्पो छुड़वाने के लिए कैसे सिफारिश करेगा। संकोच के कारण जो है उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दुष्यंत सिंह तो उसकी कमेंट्री की तारीफ कर रहे थे, उसे योग्य मान रहे थे। टेम्पो की सिफारिश करने पर तो उसकी असलियत ही खुल जाएगी। मनोज यह सोच ही रहा था कि दरबान ने उसे जो है एक पर्ची पकड़ा दी, जिस पर जो है अपना नाम और एसडीएम से मिलने का कारण लिखना था। उसने जो है पर्ची पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन मिलने का कारण जो है कॉलम में टेम्पो छुड़वाना है ऐसा वह नहीं लिख सका। उसे लग रहा था कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे मिलने के लिए जो है अंदर बुलाएंगे ही नहीं। मनोज की जो है नजर में योग्य ही बना रहना चाहता था, इसलिए उसने जो है पर्ची पर मिलने का जो है एक अलग ही कारण लिख दिया था, कैरियर और पढ़ाई पर चर्चा करना है। मनोज को लगा कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे पढ़ाई में होशियार स्टूडेंट समझेंगे और उससे जो है अच्छे से बात करेंगे। उसने सोचा कि मौका मिलते ही वह उनसे जो है टेम्पो छुड़वाने की बात भी कर लेगा। मनोज इसी उधेड़बुन में जो है गेट पर खड़ा था कि उसे अंदर बुला लिया गया। अंदर उसने जो है देखा कि दुष्यंत सिंह एक ऊंचे डाइस के पीछे बैठे हैं। उनका रीडर आज के केस की फाइल उनके टेबल पर रख रहा था। दुष्यंत सिंह ने मनोज को देखकर अपने स्टाफ से कहा, ये मनोज है, जोरा का बेस्ट कमेंटेटर। प्रशासन और वकीलों के बीच होने वाले अगले संडे के मैच में मनोज ही कमेंट्री करेगा। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी बड़ी इज्जत मिलेगी। उसका मन गर्व से भर गया। कमलेश भी जो है अपने मन की खुशी जो है छुपा न सका और फुसफुसाते हुए उसके कान में बोला, मुझे लगता है कि अपनो टेम्पो छूट जाओगे। एसडीएम तो ही जानतो है। मनोज ने उसे चुप रहने का जो है इशारा किया। तभी दुष्यंत सिंह ने कहा, आज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम के आया है, नहीं तो यहाँ बंदूक के लाइसेंस या जुआ सट्टा में पकड़े लोगों को छुड़ाने की सिफारिश के लिए ही लोग आते हैं। इतना कहकर वह हंसते हुए फाइल देखने लगे। रीडर फाइल की ओर इशारा करता हुआ बोला, सर यह बागचीनी थाने का केस है, शांति भंग करने का है। बागचीनी थाने के थानेदार यादव ने जो है शांति भंग करने के अपराध में एक 40 साल के आदमी को पकड़ लिया था। एक दिन के अरेस्ट के बाद जो है आगे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के लिए जो उसे एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया है। एसडीएम को यह निर्णय लेना था कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में अपराधी है या नहीं। दोनों भाइयों ने देखा कि बागचीनी थाने का जो है थानेदार एसडीएम को सैल्यूट करके जो है खड़ा रहा, बैठा तक नहीं। इसी थानेदार ने जो है टेम्पो पकड़ रखा था। इसी थानेदार की शिकायत लेकर जो दोनों आए थे। एसडीएम ने जो है थानेदार से पूछा, बताइए थानेदार साहब क्या मैटर है। थानेदार ने जो है कहना शुरू किया, सर मुलजिम मुकेश ने जो है कल जो है अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसी नरेश के घर के सामने जो है देसी कट्टे से 2 फायर किए। पुलिस चाहती है कि लोग शांति भंग करने वाले मुकेश को जो है जेल भेज दिया जाए। कोई गवाह है तुम्हारे पास? एसडीएम ने जो है थानेदार से पूछा। जी सर। इतना कहकर जो है थानेदार ने जो है गवाह को बुलाया। गवाह को देखकर दोनों भाई चौंक गए। कमलेश ने जो है मनोज से कहा, ये तो वही है ना दिनेश, जिसने जो है हमारे टेम्पो की झूठी शिकायत की थी।
अब मैं समझो, जे आदमी तो थानेदार को जो है पालतू कुत्ता है, झूठी गवाही देके केस बनवातो है। मतलब आज को जो है केस भी झूठा है। मुकेश जो है बुरो फंसो। थानेदार तो अब मुकेश को जेल पहुंचा के ही मानोगे। आरोपी मुकेश पर दोनों को दया आने लगी। दिनेश ने जो है एसडीएम के सामने अपनी रटी रटाई गवाही दे दी। सर, मैं शाम को मजदूरी करके जो साइकिल पर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि इस आदमी ने एक घर के सामने देसी कट्टे से फायर कर दिया। मनोज की इच्छा हुई कि वह एसडीएम से कह दे कि यह गवाह झूठा है और मक्कार है। इसका काम ही है झूठी गवाह देना। थानेदार भी जो है बहुत बेईमान और लालची है। झूठे केस में जो लोगों को फंसाता है, पर कुछ कह नहीं पाया। एसडीएम के आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए आरोपी मुकेश ने पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मुकेश, या तुम्हें जेल भेज दें? एसडीएम की बात सुनकर जो थानेदार के चेहरे पर जो चमक आ गई, लेकिन मुकेश डर के मारे थर-थर कांपने लगा। घबराए हुए मुकेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, सर, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरी पत्नी और बेटी से पूछ लीजिए। एक औरत और 17-18 साल की लड़की भी कमरे में आ गई थी। औरत ने जो रोते हुए कहा, हुजूर, ये बिल्कुल निर्दोष हैं। वो तो नरेश ने धमकी दी थी कि उन्हें जेल भिजवा के दम लेगा। साल भर पहले नरेश को जो है 10,000 रुपए उधार दिए थे। कई बार जो है मांगने पर भी जो है उसने वापस नहीं दिए। अब पुलिस में जो है फंसाए दए हमें। मनोज को जो है इस केस में जो अपना केस नजर आने लगा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता थानेदार ने जो है नहीं छोड़ा था। औरत की बात जो है सुनकर एसडीएम ने जो है गवाह से पूछताछ शुरू की। गवाह दिनेश, थोड़ा आगे आ जाओ, तुम्हारी शक्ल ठीक से दिख नहीं रही है। दिनेश ने जो अपनी पहली पतली शुतुरमुर्ग जैसी झुकी हुई गर्दन जो है ऊंची की, और उसकी आंखें एसडीएम से जो है नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने जो है कठोरता से पूछा, गर्दन ऊपर करके जवाब दो, महीने में कितने घरों में जो है चोरी करते हो? दिनेश के चेहरे पर जो पसीना छलक आया। कुछ देर जो है पहले तक निश्चिंत खड़ा रहा। थानेदार जो है असहज महसूस करने लगा। मनोज को नहीं समझ आया कि एसडीएम केवल शक्ल देखकर दिनेश की असलियत जो है कैसे जान गए। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और आदमी की पहचान पर मनोज को जो है आश्चर्य हुआ। मुकेश की तरफ जो इशारा करते हुए एसडीएम ने दिनेश से पूछा, कहाँ गोली चलाई थी इसने? सर, नरेश के घर पर। दिनेश ने कहा, क्या तुम नरेश को पहले से जानते थे? एसडीएम, नहीं हजूर, दिनेश ने जवाब दिया। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि नरेश का घर है? दुष्यंत सिंह ने दिनेश से पूछा। इस प्रश्न से सब शक पकाए दिनेश ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार के पास भी कुछ कहने को नहीं था। दुष्यंत सिंह के सवालों के चक्रव्यूह में झूठा गवाह दिनेश फंस गया था। उसकी कलई खुल गई और मनोज को जो है अब सच्चाई जीतती हुई दिख रही थी। थानेदार की बेईमानी और षड्यंत्र पराजित होता हुआ दिख रहा था। दुष्यंत सिंह ने अब थानेदार से कहा, यादव जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यह केस आपके द्वारा जो है रचा गया और झूठा केस है। इस गवाह ने कोई भी घटना होते हुए नहीं देखी है, यह झूठ बोल रहा है। इतना सुनते ही मनोज की इच्छा हुई कि खड़े होकर तालियां बजा दे। आज एक ईमानदार सरकारी तंत्र ने जो है एक बेईमान सरकारी तंत्र को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया था। टेम्पो पकड़े जाने के बाद से उसके मन में यही बात चल रही थी कि गरीबों और कमजोरों का कौन रक्षक होगा। यदि किसी के पास जो है पुलिस को देने के लिए पैसा नहीं, तो उसे कभी भी थाने में बंद कर दिया जाएगा। आज दुष्यंत सिंह ने गरीबों पर होने वाले अत्याचार को जो है एक झटके में खत्म कर दिया था। कोई तो है जो ढाल बनकर जो है खड़ा है सच्चाई के पक्ष में, झूठ के विरुद्ध में। दुष्यंत सिंह ने जो अपने रीडर को ऑर्डर लगाया, केस समाप्त किया जाता है। मुकेश ने कोई अपराध नहीं किया और इसे छोड़ दिया जाए। इस गवाह पर झूठी गवाही का केस जो है चलाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाता है। पुलिस विभाग को लिखा जावे कि थानेदार यादव पर फैब्रिकेटेड केस के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जाए। इतना कहकर उन्होंने जो है केस की ऑर्डर शीट पर साइन करके जो है फाइल रीडर के पास अपने टेबल के नीचे पटक दी। मनोज इस केस को देखकर जो अभिभूत हो गया। उसे जो है उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई व्यक्ति जो है सच और झूठ का जो है निर्णय कर सकता है। इतनी जल्दी किसी झूठे और मक्कार आदमी को जो है सजा मिल सकती है। इतनी जल्दी किसी सच्चे और मजबूर आदमी को जो है न्याय मिल सकता है। वह अपने टेम्पो की सिफारिश को जो है भूल गया। वह तो आनंद और आश्चर्य की अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। मनोज, तुम अपने कैरियर के बारे में बात करना चाहते थे ना? दुष्यंत सिंह ने जो उसके आने के कारण जो है भूले नहीं थे। दुष्यंत सिंह जो है मनोज के आने का जो कारण जो है भूले नहीं थे। जी सर, मनोज ने जैसे किसी स्वप्न से जागते हुए कहा। क्या लक्ष्य है तुम्हारा मनोज? तुम क्या बनना चाहते हो? दुष्यंत सिंह ने पूछा। सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। दुष्यंत सिंह के सम्मोहन के जादू में बधे मनोज के मुंह से जो है निकल पड़ा। पर 12th फेल मनोज को पता नहीं था कि कैसे बनते हैं एसडीएम। वो तो बस उस पद के जो आकर्षण में जो है बच सा गया था। बहुत बढ़िया,
लक्ष्य हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए, अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? कुछ देर पूर्व सपनीली डगर पर ले जाने वाले मनोज को दुष्यंत सिंह ने अचानक कठोर कांटों वाले यथार्थ पर लापटका। सर, अभी 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 12वीं की परीक्षा पास की है। मनोज ने अपने आदर्श से जो है झूठ बोल दिया। उसे लगा कि यदि उसने सच बोला कि कुछ दिन पहले ही वह 12th में फेल हुआ है तो और टेम्पो छुड़वाने की सिफारिश करने आया है, तो शायद वह उसे जो है अपने पास बैठने के लिए भी जो है नहीं कहते। अपनी हीनता को झूठ के सहारे जो है वह मिटाना चाह रहा था। मनोज स्टेट सर्विस में जो है जाने के लिए जो है पीएससी पीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है। पीएससी में सिलेक्ट होकर जो है डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। सब डिवीजन में काम करने वाले डिप्टी कलेक्टर को जो है एसडीएम कहा जाता है। दुष्यंत सिंह ने जो है बहुत सरल तरीके से जो है मनोज को समझाया। सर, कैसे पास करते हैं पीएससी? मनोज ने किसी रहस्यमयी राह पर जो है आगे बढ़ रहा था। अपनी पसंद के 2 विषय लेकर जो है परीक्षा देनी पड़ती है, साथ में जनरल नॉलेज का भी पेपर होता है, दुष्यंत सिंह ने कहा। मनोज को यह जानकर अच्छा लगा कि पीएससी में गणित और अंग्रेजी का जो है बहुत बड़ा रोल नहीं है। दुष्यंत सिंह ने बताया कि उन्होंने मैकेनिकल से जो है इंजीनियर करने के बाद जो है हिंदी साहित्य और इतिहास विषय लेकर जो है पीएससी परीक्षा पास की थी। इसके बाद वो पीएससी की परीक्षा पद्धति और पढ़ाई के तरीके के बारे में जो है देर तक मनोज को बताते रहे। कुछ महीने पहले 12th में फेल हुए निराश मनोज को दुष्यंत सिंह ने जो है दूर झिलमिलाता हुआ धुंधला सा कोई सपना सौंप दिया था। उस सपने को मन में बसाए वह अपने घर लौट आया। टेम्पो को छुड़ाने की कोई सिफारिश नहीं हो पाई। कमलेश जो है पूरे रास्ते उसको गालियां देता रहा। उत्साहित मनोज जो है राकेश के घर पहुंच गया। विष्णु भी वहीं बैठा हुआ था। मनोज ने जो अपने मन की इच्छा राकेश से कह दी। राकेश, मेरी इच्छा जो है दुष्यंत सर जैसा एसडीएम बनने की है। राकेश भैंस का गोबर उठाकर डलिया में डालते हुए मनोज से बोला, तो बन जाएगो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऊपर से को ना आवते, आदमी ही बनते हैं एसडीएम। विष्णु को कुछ दिन पहले ही 12th फेल हो जाने वाले मनोज के मुंह में इतनी बड़ी इच्छा सुनकर जो है हंसी आ गई। वह जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगा। फिर उसने जो है दोनों को सुनाते हुए कहा, मनोज, तू अपनी औकात में रहकर बात कर। डिप्टी कलेक्टर तो बहुत बड़ी बात, तू तो क्लर्क भी नहीं बन सकता। 12th पास कर नहीं कर पाए तुम, चले डिप्टी कलेक्टर बनने। आदमी को उतने बड़े सपने ही देखने चाहिए जितनी उसकी जो है हैसियत होती है। विष्णु ने जो है मनोज के मन में पल रहे जो है सपने को चकनाचूर करने की कोशिश की। यह बात सुन मनोज का जो है स्वप्न भंग हो गया। उसे लगा कि जो लड़का जो है 12th में ही फेल हो गया हो, क्या उसे इतने बड़े सपने देखने का जो है हक है? निराश मनोज सिर झुकाकर बैठ गया। लेकिन राकेश विष्णु की बातों से अप्रभावित रहा। उसने जो है गोबर की दूसरी खेप डलिया में डालते हुए कहा, मैं तो अब भी यही कहूंगा कि आदमी मेहनत करेगो तो कछु भी बन सकते हो। विष्णु को जो है राकेश की बात में जो अपनी पराजय महसूस होने लगी। उसने जो है राकेश पर जो है व्यक्तिगत आक्रमण करने का मन बना लिया था। राकेश, तू क्या जाने पढ़ाई लिखाई की बातें, तू तो गोबर उठाया। मैं 12th में जो है फर्स्ट क्लास हुआ हूँ। जब मैं डिप्टी कलेक्टर बनने की नहीं सोच पा रहा तो ये 12th फेल मनोज कैसे बन पाएगा डिप्टी कलेक्टर? लाखों लोग बैठते हैं परीक्षा में, तब बड़ी मुश्किल से 15-20 डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। विष्णु की बात सुनकर मनोज के मन में कुछ देर पहले आया उम्मीद का जो है झिलमिलाता प्रकाश जो है अचानक दूर हो गया। विष्णु ने जो है अपने विचारों से मनोज के मन में जो है कुछ देर पहले उठे उत्साह के तूफान को जो है ठंडा कर दिया। मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मोई तो जो समझ आतो है बोल देता हूँ, तू बुरो ना मान विष्णु। राकेश ने पराजय स्वीकार करने के भाव से कहा। अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु ने मनोज को सलाह दी, देख मनोज, तू इस जन्म में तो 12th पास कर ना पाओगे, इसलिए मैं तुझे यही सलाह देता हूँ। अपने गांव में नाश्ते की अच्छी दुकान नहीं है। समोसे, मंगोड़े और जलेबी की बहुत डिमांड है गांव में। टेम्पो चलाने से अच्छा काम है मंगोड़े बनाना। कुछ दिन जोरा के बाबूलाल मंगोड़े वाले के यहाँ ट्रेनिंग ले ले, फिर गांव में ही अपनी दुकान खोल लेना। राकेश की भैंस खेत में चारा खाने गई थी। भरपेट चारा खाने के बाद वह गर्दन हिलाते हुए घर वापस आ गई। भैंस के पीछे पीछे उसका बच्चा भी उछलता हुआ आ गया। राकेश ने विष्णु के उतावलेपन को जो कम करने के उद्देश्य से कहा, विष्णु, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगो। तू एक काम कर, रूपा को खूंटा से बांध दे, तब तक मैं इसके बच्चे को पानी पिलाए देते हूँ। अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु भैंसे को खूंटे से बांधने लगा। भैंस ने जो है राकेश के स्थान पर जो अपरिचित विष्णु को देखा तो बिगड़ गई। उसने अपनी गर्दन हिलाई और विष्णु को सींग मारने के लिए झपटी। विष्णु इस अप्रत्याशित आक्रमण से जो है संभल नहीं पाया और पीठ के बल जो गिर पड़ा।
राकेश और मनोज को जब भी इस तरह की दुर्घटना की जो आशंका नहीं थी, पर जब उन्होंने जो देखा कि विष्णु जमीन पर जो है चित पड़ा है, तो दोनों ने जो है लपक कर जो है उसे उठा लिया। विष्णु की सांसें जो है तेज चलने लगी थी। होश में आते ही उसने पूरी घटना को जो है का जिम्मेदार जो है राकेश को घोषित कर दिया। उसने जो है उसे खरी खोटी सुनाने लगा। राकेश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी सफाई दी। शुरू में 2-3 बार जो है मुझे भी इसने पटक दिया था, पर धीरे धीरे जो है मुझे भी पहचानने लगी है रूपा। अब तो इतनी होशियार हो गई है कि खेत से जो है चारा खा के इतनी दूर अकेले आ जाती है। इतना कहकर राकेश भैंस की गर्दन पर हाथ फेरता रहा। भैंस भैंस काफी देर तक जो है राकेश का प्यार स्पर्श महसूस करने कर जो अपनी गर्दन हिलाती रही। विष्णु की भैंस लगातार अभ्यास से जो अपने घर पहुंचने का रास्ता पहचानना सीख गई। जानवर भी जो है लगातार एक ही काम करते करते जो है सीख जाते हैं। हम तो जो है फिर भी आदमी है। आदमी के लिए कुछ भी काम कठिन ना है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर हो तो निशान। राकेश ने एक आक्रमण विराम के बाद जो है अपने मन में बहुत देर से रुकी हुई बात बचपन में पढ़े दोहे के माध्यम से कही। विष्णु को उम्मीद नहीं थी कि अनपढ़ राकेश भैंस के उदाहरण से पढ़ाई और सफलता के सिद्धांत की बात समझाएगा। मनोज के मन में जो है छाई घोर निराशा के बीच एक बार फिर उम्मीद की किरण फूट पड़ी। वह घर चला गया। रात भर जो है वह छत पर लेटा सुदूर सपनों में जो है खोया रहा। जून, गर्मी और उमस से भरे दिन। मनोज एक हाथ में थैला लटकाए रिश्ते के एक चाचा मूलचंद के साथ जो है ग्वालियर की सड़क पर चला जा रहा है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह पसीने से तरबतर हो गया है, लेकिन उसका मन जो है आशा से भरा है। मूलचंद चाचा जो है अपने साले त्रिलोकी के कमरे में पहुंच गए। चाचा ने त्रिलोकी से कहा, त्रिलोकी, मनोज MLB कॉलेज से BA करेगा, तुम इसका एडमिशन करवा देना। त्रिलोकी जो है MLB कॉलेज में जो है BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसने आश्वासन दिया, जीजा जी आप चिंता मत करो, मनोज को मैं अपने साथ ही रख लूंगा और उसका एडमिशन भी करा दूंगा। लोकी की बात से जो है संतुष्ट होकर मूलचंद वापस चले गए। गणित से जो है 12th में फेल होने के बाद मनोज ने जो दोबारा 12th की परीक्षा इतिहास, हिंदी, साहित्य, राजनीति शास्त्र विषय लेकर जो है 55% से जो है पास कर ली थी। अंग्रेजी में भी उसके जो है पासिंग मार्क्स आ गए थे। ग्वालियर आते समय जो है माँ ने उसे जो है 2000 रुपए दे दिए थे। पिता पिछले एक साल में जो है केवल एक बार गाँव आए थे। टेम्पो कोर्ट के आदेश के इंतजार में जो अभी भी थाने में के बाहर जो है पड़ा हुआ था। मनोज का जो है एडमिशन LLB कॉलेज में हो गया। कॉलेज अचलेश्वर मंदिर के पास अंग्रेजों के जमाने की एक भव्य बिल्डिंग में स्थित था। त्रिलोकी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी जो है इस कॉलेज के छात्र रहे हैं। मनोज इतने बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ने के कारण जो अपने आप को खुशनसीब मान रहा था। त्रिलोकी का कमरा जो है ललितपुर कॉलोनी में शंकर चौक के जो है पास था, जहाँ से कॉलेज जो है नजदीकी था। मनोज त्रिलोकी के जो है कमरे पर ही रहने लगा। कॉलेज में जो है पढ़ाई का अच्छा माहौल था। शुरू में सब विद्यार्थी जो है एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन धीरे धीरे चेहरे जाने पहचाने लगने लगे। मनोज ने देखा कि कॉलेज में 2 तरह के जो लड़के हैं। एक वे जो आसपास के गांव में से आए हैं, विकास भदौरिया, रविकांत द्विवेदी इसी वर्ग के छात्र थे। दूसरा वर्ग उन लड़कों का था जो ग्वालियर के ही रहने वाले थे। आर्थिक रूप से यह लड़के जो गांव के लड़कों से जो अधिक समृद्ध थे। ये लड़के स्कूटर या हीरो पुक से जो है कॉलेज आते थे। अमित, दीक्षित और मनीष इस वर्ग के छात्र थे। इन छात्रों की एक खासियत और थी, ये सभी छात्र पहले गणित और बायोलॉजी के छात्र थे। पीटी PMT में जो असफल होकर जो है BA के मैदान में कूदे थे। आज क्लास जो है खाली थी। पेड़ के नीचे चबूतरे पर जो इन दोनों ग्रुप के लड़कों का जो है जमावड़ा लगा हुआ था। सभी का परिचय जो आपस में हो चुका था, पर आज लड़कों के जो है इतिहास पर चर्चा चल निकली। किसी ने पूछा तो शहरी लड़के मनीष ने जवाब दिया, 12th में मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, 70% आए थे मेरे, पर मेडिकल एंट्रेंस में नहीं हुआ, इसलिए BA करने लगा। मैं अब PSC की तैयारी करूंगा। विकास भदौरिया ने अपने करियर की जो अलग प्लानिंग की थी। उसने जो है अपने घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा सपना है टीवी पर जो है रिपोर्टिंग करना। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जो है कवर करने वाला रिपोर्टर बनना चाहता हूँ मैं। एक दिन तुम लोग मुझे जरूर टीवी पर देखोगे। भदौरिया की बात सुनकर जो मनोज ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तुम जरूर बनोगे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। मनोज की शुभकामनाएं जो सुनकर भदौरिया ने उत्साहित होकर मनोज से कहा, धन्यवाद मनोज। रविकांत द्विवेदी इंग्लिश लिटरेचर का जो विद्यार्थी था, वह लेक्चरर बनना चाहता था। अब मनोज की बारी थी। उसने जो सोचा था कि या तो यहाँ तो सभी लड़के होशियार हैं, अधिकतर तो 12th में फर्स्ट क्लास रहे हैं, एक तो वह गांव में से आया है, वैसे ही उसे ये शहरी लड़के जो है सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। यदि वो बता दे कि 12th में जो 8 में जो उसके
8 साइड से जो उसके 55% नंबर थे, तो उसके पहले एक बार गणित में वो फेल भी हो चुका है, तो इतने होशियार लड़कों के ग्रुप में उसे खड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। अच्छे लड़कों का साथ ही जो है उसकी तरक्की का रास्ता बनाएगा, ऐसा वो जानता था। इसलिए उसने अपने दोस्तों से जो है कहा, 12th में मैंने भी गणित से किया है, पर परसेंटेज थोड़े कम रहे हैं, 65% आए थे। मनोज की हिम्मत जो है 70% तक नहीं पहुंच पाई। उसने जो है 65% से जो है संतोष किया और महसूस किया कि वो इस ग्रुप के नजदीक आ गया है। वो जानता था कि यहाँ कोई किसी की मार्कशीट नहीं देखेगा, इसलिए झूठ बोलने के बाद ही भी जो पोल खुलने का जो कोई खतरा नहीं है। एक शहरी लड़के अमित दीक्षित ने तो जैसे धमाका कर दिया। उसने सभी को जो है संबोधित करते हुए कहा, पीएससी का स्तर मेरे लायक नहीं है, मैं तो आईपीएस बनूंगा। मेरी पर्सनैलिटी तो पुलिस की वर्दी ही सूट करती है। रोमांच चाहता हूँ मैं लाइफ में। सब लड़के जो है आश्चर्य से जो अमित का चेहरा देखने लगे। वहां खड़े लड़कों को अमित में जो है भविष्य का वर्दी पहने पुलिस कप्तान नजर आने लगा। मनोज अमित की जो बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तभी किसी को जो की भारी जो है आवाज जो है लड़कों को सुनाई दी, आप लोग क्लास के वक्त यहाँ बातें क्यों कर रहे हो? सामने कॉलेज के प्रिंसिपल जो है गोविंद प्रसाद शर्मा खड़े हुए थे। उनके शब्द कोमल किंतु भारी थे। जब कोई लड़का अपनी जगह से हिला डुला नहीं और किसी के मुंह से जो है डर के मारे कोई आवाज नहीं निकली, तो भदौरिया ने हिम्मत की, सर आज पॉलिटिकल साइंस के सर छुट्टी पर है, इसलिए उनका पीरियड खाली है। प्रिंसिपल सर जानते थे कि लड़के यदि इस तरह के खुले मैदान में पेड़ के नीचे चर्चा करते रहेंगे तो कॉलेज में तो क्लास चल रही है जो क्लासेज जो है कॉलेज में चल रही है उनको जो है व्यवधान होगा, तथा इन लड़कों को भी जो है फ्री समय में गप्पे लगाने का शौक बन जाएगा। इसलिए प्रिंसिपल सर इस आदत को जो विकसित नहीं होना देना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप लोग क्लासरूम में चलिए, मैं आता हूँ। क्लास में पहुंचकर मनोज ग्रुप के सबसे स्मार्ट और सबसे महत्वाकांक्षी लड़के अमित के साथ बैठ गया। उसकी इच्छा अमित से दोस्ती करने की होने लगी, लेकिन अमित ने जो है गांव से आए दुबले पतले मनोज से मित्रता करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। वह मनोज के पास से उठा और शहरी लड़के मनीष के पास जाकर बैठ गया। मनोज उसके इस व्यवहार से जो है मनोज को जो है बहुत बुरा लगा। प्रिंसिपल सर ने क्लास में आकर जो है बातों में वक्त बर्बाद नहीं किया और लड़कों को जो है सीधे पढ़ाना शुरू करते हुए पहला प्रश्न किया, क्या आप लोगों में से कोई मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है? सब चुप। गणित और बायोलॉजी में 12th पास लड़कों को मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ देर पूर्व आईपीएस बनने की इच्छा रखने वाले आईपीएस की इच्छा रखने वाले अमित दीक्षित भी जो है मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पूरी क्लास में सन्नाटा था। मनोज ने जो है मार्क्सवाद के बारे में जो है 12th के राजनीति विज्ञान में जो है पढ़ा था। मार्क्सवाद के बारे में प्रिंसिपल सर को बताकर वह न केवल क्लास की नजर में बल्कि प्रिंसिपल सर की नजर में भी जो अपनी योग्यता सिद्ध कर सकता था। उसके लिए अच्छा मौका था। उसने हिम्मत करके जो अपना हाथ खड़ा किया तो प्रिंसिपल सर ने जो कहा, चलो इतनी बड़ी क्लास में कोई तो है जो मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है, क्या नाम है तुम्हारा? मनोज ने प्रिंसिपल सर के साथ पूरी क्लास को जो अपना नाम बताया, मनोज कुमार शर्मा। प्रिंसिपल सर ने कहा, बहुत बढ़िया मनोज, बताओ क्या जानते हो तुम मार्क्सवाद के बारे में? मनोज ने बताया, सर दुनिया में अमीर और गरीब दो वर्ग हैं। अमीर वर्ग अपने लालच के लिए जो गरीब वर्ग का शोषण करता है, इसलिए गरीब वर्ग को जो अपने अधिकार अमीरों से छीन लेना चाहिए। यही कार्ल मार्क्स कहते हैं। उसे जितना और जैसा भी याद था उसने जो है प्रिंसिपल सर के सामने जो है रख दिया था। प्रिंसिपल सर ने कहा, दोस्तों यहाँ अमीर वर्ग और पूंजीपति और गरीब वर्ग को जो है सर्वहारा कहा गया है। वेरी गुड मनोज, बैठ जाओ। इसके बाद जो है प्रिंसिपल सर ने अपने आधा घंटा जो है मार्क्सवाद को लेकर जो है लेक्चर दिया। मनोज जो है मंत्र मुग्ध जो है सा सुनता रहा। घंटी बजने पर जो क्लास समाप्त हो गई। रविकांत द्विवेदी और भदौरिया ने जो है उसे आज की उपलब्धि पर जो है बधाई दी। भदौरिया ने मजाक में कहा, मनोज यार मुझे तो लगता है हम अलग अलग गांव से आने वाले लड़के जो है सर्वहारा वर्ग के हैं और ग्वालियर के जो है मूल निवासी स्कूटर मोटरसाइकिल से आने वाले लड़के जो है स्मार्ट लड़के पूंजीपति वर्ग के हैं। आज तुमने जो है क्लास में सर्वहारा वर्ग की जो है नाक ऊंची कर दी। भदौरिया द्वारा की गई इस तारीफ से जो है मनोज का चेहरा खुशी से जो है चमकने लगा। दोस्तों यह है 12th फेल बुक का पार्ट 1। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किन किन कठिनाइयों के बाद जो है मनोज कुमार शर्मा जो है आईपीएस ऑफिसर बने, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।